हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा उद्देशिका। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। आपके जो भी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक यहाँ पर अवतरण दिया हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश दिया हुआ है के इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत किया जाता है। ये यहाँ पर अवतरण दिया हुआ है। इसे बताना है, इसे कब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्माकृत किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 में ये अंगीकृत किया गया था। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें इसके भारतीय राज्य व्यवस्था में इसके के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। इसमें उस तिथि का भी उल्लेख किया गया जिसमें भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, जो कि तिथि है 26 नवंबर 1949। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जब संविधान को लागू किया गया तो इसकी संवैधानिक वस्तु स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार थी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें बाद में जोड़े गए। कब? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए। कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये बाद में जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, उद्देशिका में। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत के संविधान निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3, 5, 1, 2। 3, 5, 1, 2। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान में।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम जो है यहाँ पर सही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो है इसका कोई सही क्रम नहीं दिया हुआ है। इसका सही क्रम देखते हैं क्या है। शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाज और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है मूल संविधान में नहीं थे। यहाँ पर जो है ये पंथ निरपेक्ष सब में दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष ये जो है मूल संविधान में नहीं थे। क्या थे? समाजवाद और जो ये पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा बाद में जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का क्रम जो है कुछ इस प्रकार है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। इनका सही क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र। संविधान में उल्लेखित शब्द ये हैं: संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जनवादी शब्द जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है उल्लेखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित हैं। ये शब्द जो हैं संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, जनवादी शब्द जो है ये भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि ये चीन के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है किस रूप में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में भारत को। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सार्वभौम का अर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ये बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है इसमें लोकतंत्रात्मक और प्रजातांत्रिक में, तो ये पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख है, ना कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इनका जो है सही क्रम बताना है कि इनका विचारानुसार क्रम क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सबसे पहले सार्वभौम, उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और सबसे बाद में क्या है? प्रजातांत्रिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसको सब अभी हमने डिस्कस किया हुआ, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन सा जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? कौन सा शब्द जो है इसकी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। राइट आंसर ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा शब्द जो है 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अखंडता। अखंडता सम्मिलित नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? बताना है कौन से शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3। समाजवाद और पंथनिरपेक्षता जो है शब्द ये बाद में जोड़े गए हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं दी हुई सबको, अभी तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सही है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततः गोत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है सही हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। जो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततः गत्वा उद्देशिका बना, ये सही है। और ये जो है इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और ये 4th स्टेटमेंट जो है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये भी सही है। बाकी जो इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है। इसका संशोधन किया जा सकता है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततः भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है जोड़े गए। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? अब संविधान की प्रस्तावना के विधिक स्वरूप की बात हो रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। इस सब तो हम अभी पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जो है ये शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो ये सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। राइट आंसर ऑप्शन ए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है
समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जो है ये सब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। जो बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं वही जो है इसकी संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका, राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। राइट आंसर होगा यहाँ पर 1, 2 और 3, ऑप्शन ए 1, 2 और 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमें यूपीपीसीएस 2023 में देखने को जरूर ही मिलेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान का आमुख लक्ष्य जो है उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी चारों। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी सुनिश्चित करता है कौन? भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों के लिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी चारों। भारत के संविधान की आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए दो कथन जिनमें से एक कथन ए है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। यहाँ पर बताना है जो है कौन सा सही है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। कथन कह रहा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और इसका कारण यहाँ पर बता रहा है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग शब्दों से क्या है प्रस्तावना आरंभ होती है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है तथा भारत में लौकिक जो है सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जनता जो है भारत की सर्वशक्तिमान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत जाना जाता है सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। राइट आंसर ऑप्शन ए सार्वभौमिकता।
देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संदर्भ में कौन से जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। नीचे यहाँ पर 4 जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन जो भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है कि भारत जो है क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका सही भाव कौन व्यक्त करता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान जो है प्रश्रय अपेक्षित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। ऑप्शन डी, लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द जो है का कहीं उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। कौन सी स्वतंत्रता है जिसका वर्णन नहीं है भारतीय संविधान में। राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है भारतीय संविधान में। देखते हैं एक्सप्लेन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु जो है आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, जो धार्मिक न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं उल्लेखित नहीं है, धार्मिक न्याय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये बाद में जोड़े गए थे। ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ, ये यहाँ पर जो है ये संविधान का कौन सा कथन सही है यहाँ पर पूछा जा रहा। तो ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये नहीं वाला जो है ऑप्शन कई बार हमें कंफ्यूज करता है। ये जो है क्वेश्चन नहीं वाला वर्ड, तो इसे नहीं वाले शब्द को जो है ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द जो है वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा 3/1/1977 से जोड़े गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए कितनी बार रिपीट हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है संविधान की आत्मा।
देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की जो है उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने क्या कहा? सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। और लोक सेवा ने कहा, हम ये भी जान लेते हैं, क्योंकि अगर जो लोक सेवा आयोग कहेगा उत्तर प्रदेश या संघ लोक सेवा आयोग, वही हम भी कहेंगे। लोक सेवा आयोग ने कहा है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है उद्देशिका को मानना है। और ज्ञात है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यहाँ पर यह भी जान लीजिए, जो है राइट आंसर तो ऑप्शन डी है, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, लेकिन जो है आयोग ने माना है राइट आंसर ऑप्शन सी उद्देशिका को। तो हमें भी उद्देशिका को ही संविधान जो है भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा मानना है। किसे? उद्देशिका प्रियम्बल को, क्योंकि ऐसा आयोग ने माना है, इसलिए हमें भी मानना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? जन्म कुंडली किसने कहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी के एम मुंशी ने। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, के एम मुंशी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को जो है क्या कहा? एक पवित्र दस्तावेज। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये किस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर दिया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बेरुआरी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। बेरुआरी यूनियन के बाद 1960 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। देखते हैं एक्सप्लेन इसकी। प्रश्नगत वादों में से बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो केशवानंद भारती मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया है प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के
अध्याय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है इन सबकी व्याख्या जो है कहाँ की गई है, तो ये मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या इनमें सब में की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। देखते हैं कौन है 3 प्रकार। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे न्याय कौन कौन से हैं? 3। तो वे 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग एवं धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए जो है समान व्यवहार किया जाए। और आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का जो है उपबंध किसमें किया गया है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका। भारत के संविधान की उद्देशिका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। किसका? भारत के संविधान की उद्देशिका का। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहत संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का जो भाग है ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन बेरूबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई जो है विधिक प्रभाव नहीं है। किसका? उद्देशिका का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है संविधान में दिया गया आमुख क्या है। यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका प्रियम्बल कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी 4 कथन जो है सत्य हैं। ये जो सभी 4 कथन दिए हुए हैं सत्य हैं। और यहाँ पर जो है इसमें किसी में 4 ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। ये 4 कथन जो हैं सही हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में जो है केवल विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हों। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है। यहाँ बताना है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा जो है सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त क्षमता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय जो है प्राप्त करने की बात कही गई है। किसमें जो है, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को जो है शेयर भी करें।